अस्सलाम वालेकुम, इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। $200 तक मालियत के दरामदी फोन्स पर टैक्स में कमी का इंदिया। FBR हुकाम के मुताबिक मोबाइल पर 1500 से लेकर 1,41,000 रुपए तक टैक्स है। 2 करोड़ से महंगी दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ी पर 40% तक कस्टम ड्यूटी होगी। बड़ी गाड़ियों पर 92% तक स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। सेक्रेटरी तिजारत की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। और इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। 1.5% तक मजीद कमी। अमरीकी WTI 75, बरतानवी ब्रेंट की कीमत $79 फी बैरल पर आ गई है। और आपको जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसीज का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में आज 3 पैसे की कमी देखी गई है, जिसके बाद इसकी कीमत $278.22 पर आ गई। यूरो की बात की जाए तो इसमें आज 30 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई। बरतानवी पाउंड की कदर में भी 38 पैसे की कमी देखी गई, जिसके बाद इसकी कीमत $367.04 पर आ गई है। गोल्ड की मार्केट के हवाले से आपको बताएं कि सोने की कीमतों में 3 दिन कमी के बाद फिर इजाफा हुआ है। फी तोला 4600 रुपये ये महंगा हुआ। अब कीमत $4,42,636 पर पहुंच गई है। 10 ग्राम सोने के हवाले से आपको बताएं कि इसके रेट्स 4100 रुपए बढ़ गए। इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो $46 फी ओंस महंगा हुआ, जिसके बाद इसकी कीमत $4,202 फी ओंस पर आ गई है। आज के प्रोग्राम के मौजू की तरफ आते हैं। आज जिक्र करेंगे पेट्रोलियम कीमतों का। ईरान अमेरिका मुआहदे के बाद दुनिया भर ने सुकून का सांस लिया। अब नए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल पर आ गई है, जिसके बाद एनर्जी की कीमतें वापस पुरानी सतह पर आना अब शुरू हो गई हैं। मुआहदे से पहले खाम तेल की कीमतें $100 पर मौजूद थीं, जो अब कम होकर $75 से $79 फी बैरल पर आ चुकी हैं। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की अगर बात की जाए तो हुकूमत ने भी पेट्रोल में 74 और डीजल में 67 रुपये फी लीटर कमी कर दी है, जिसके बाद पेट्रोल $299 पर आ गया है। जंग के दौरान इसकी कीमत $458 फी लीटर तक पहुंच गई थी। माहिरीन की राय को देखें तो हुकूमत चूंकि रवा माली साल पेट्रोलियम लेवी का 1468 अरब रुपए का हदफ पहले ही पूरा कर चुकी थी, इस वजह से 74 रुपए फी लीटर की बड़ी कमी करना मुमकिन हुआ। पेट्रोलियम लेवी हदफ से जायद जमा होने के बायस इससे भी ज्यादा कमी मुमकिन थी। दूसरी जानिब हम अगले माली साल के पेट्रोलियम लेवी का हदफ देखें तो उसको मजीद बढ़ाकर 1676 अरब रुपए रखा गया है, जिसके बायस अगले माली साल भी पेट्रोलियम लेवी की शरह बुलंद ही रहेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के असरात का जायजा लें तो ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी कर दी गई है, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को जवाज बनाकर जिन दीगर अशिया के रेट्स बढ़ाए गए थे, क्या वो भी वापस आ पाएंगे या नहीं। दूसरी जानिब ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने कीमतों में बड़ी कमी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनकी जो शिकायत हैं उस हवाले से भी बात करेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद होंगे एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर बशीर साहब। इसके साथ साथ SDPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और माहिर मुआशिया डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेही साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर आफिया मलिक साहबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ज़हीर अली खान की रिपोर्ट। 28 फरवरी 2026 को ईरान अमेरिका जंग शुरू होने पर हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पहला इजाफा 1 मार्च को किया। पेट्रोल 8 रुपए और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 16 पैसे फी लीटर महंगा किया गया। फिर 6 मार्च को पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत 55 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई। साथ ही पेट्रोल पर लेवी 84 रुपए से बढ़ाकर 105 रुपए 37 पैसे कर दी गई। इस दौरान आलमी मंडी में खाम 96 से $100 फी बैरल तक रहे। अप्रैल शुरू होते ही आलमी और मकामी मार्केट में भौचाल आया। खाम तेल $126 फी बैरल तक जा पहुंचा। तैयार पेट्रोल की कीमत $150 फी बैरल और दुबई खाम तेल की कीमत $200 फी बैरल से तजावुज कर गई। 2 अप्रैल को हुकूमत ने पेट्रोल $137 रुपए 27 पैसे और डीजल $184 रुपए 49 पैसे महंगा कर दिया। एक तरफ डीजल पर लेवी सिफर की गई तो साथ ही पेट्रोल पर 160 रुपए की रिकॉर्ड सतह तक बढ़ा दी गई। अवामी रद्देमल आया तो अगले ही रोज निस्फ कम करके लेवी 80 रुपए कर दी गई। अप्रैल के अगले 3 हफ्तों में पेट्रोल पहले 11 रुपए 83 पैसे सस्ता और फिर 26 रुपए 77 पैसे महंगा किया गया। इस दौरान डीजल पहले 166 रुपए 93 पैसे सस्ता और फिर 26 रुपए 77 पैसे महंगा किया गया। मई के इब्तिदाई 2 हफ्ते में पेट्रोल 21 रुपए से जायद और हाई स्पीड डीजल 34 रुपए से जायद महंगा हुआ। डीजल पर लेवी की शरह सिफर से बढ़ाकर 28 रुपए 42 पैसे की गई। 15 मई से 29 मई तक पेट्रोल और डीजल लगभग 33 रुपए सस्ते हुए। जून में खरीद जंग में कमी और हालात साजगार होने पर कीमतों में कमी आना शुरू हुई। 3 हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर पेट्रोल 82 और डीजल 71 रुपए सस्ता हो चुका है। 20 जून को पेट्रोल पर लेवी में भी 40 रुपए 49 पैसे फी लीटर कमी की गई। ईरान अमेरिका जंग से पहले मुल्क में पेट्रोल की कीमत 258 रुपए 17 पैसे फी लीटर थी, जो इस वक्त 299 रुपए 50 पैसे फी लीटर है। जबकि आलमी मंडी में जंग से पहले खाम तेल 70 से $76 फी बैरल था और अब फिर कीमत उसी सतह पर आ चुकी है। लेकिन अवाम को ज्यादा रिलीफ नहीं मिला और न ही आइंदा मिलने का इम्कान है। IMF की शराइत के
मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर लेवी 160 रुपए फी लीटर रखनी है, जबकि क्लाइमेट सपोर्ट लेवी में 50% इजाफा भी तेल की गिरती कीमतों का रिलीफ आवाम को मुंतकिल करने में बड़ी रुकावट होगी। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर बशार साहब भी मौजूद हैं और SDPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माहिर मुआशियात डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। अगर इस वक्त की जो सूरत हाल है, इस वक्त की जो सिचुएशन है, उसको अगर हम मद्देनज़र रखें, अमेरिका ईरान मुआहदे के बाद जो आबना हुर्मुज़ है वो मुकम्मल तौर पर हम देख रहे हैं कि अब ये खुल चुकी है, जहाज़ों की जो आमदोरफ्त है वो भी बहाल हो चुकी है। क्या कहा जाए कि जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ मुकम्मल बहाल हो चुकी है, या अब भी कुछ ऐसे खदशात हैं जिसकी वजह से तिजारत पहले से अभी कम है? ये कहा जा सकता है कि चीज़ें नॉर्मलाइज कब तक हो सकती हैं ताकि हम भी उसके जो असरात हैं पाकिस्तान में देख सकें? अमेरिका के साथ जो मुआहदे पर मुज़ाकरात हैं वो भी इस वक्त जारी हैं, और सेकेंडली कब तक ईरानी ऑयल की जो एक्सपोर्ट है उसकी इजाज़त मिलने का इम्कान है? जी बहुत शुक्रिया। हमने देखा जो फौरी तौर पे आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी आई है, मेरा ख्याल में ये टेम्पररी है, अगले 2-3 हफ्ते तक ये जारी रहेगी, क्योंकि ये तमाम वो वेसल्स हैं जो कि आबना हुर्मुज़ में स्ट्रक थे 28 फरवरी के बाद, और वो वापस वहाँ से बाहर आ रहे हैं, और इसी वजह से जो गलत था इन्वेंट्री का वो रिलीज़ हो रहा है, सप्लाई बेहतर है और आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हैं। लेकिन ये जो 60 दिन का इस वक्त नेगोशिएशन पीरियड है अमन मुआहदे के लिए, इसमें हमें मालूम है कि इसराइल इस वक्त एक बड़े स्पॉयलर का रोल अदा कर रहा है। जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे तब भी इसराइल ने लेबनान पे हमला किया और वहाँ पे मासूम जानों को शहीद किया, और ये जो रिएक्शन इसका आ सकता है ईरान की जानिब से, ईरान ने आपको पता है कि कल अनाउंस भी कर दिया था कि उन्होंने आबना हुर्मुज़ जो है उसको बंद कर दिया है। तो अगले 60 दिन जो है, जब तक ये सर्टेनिटी नहीं आ जाती, मेरा अपना रीडिंग है कि जो जहाज़ यहाँ से जा रहे होंगे वो जाने की तो उनको जल्दी है, लेकिन उनको वापस आने की कोई जल्दी नहीं होगी जब तक कि एक प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो इस रूट पे नहीं आ जाती। वेसल्स जो हैं वो तभी वापस आएंगे कार्गो लिफ्टिंग के लिए जब यहाँ पे मुकम्मल अमन हो या किसी तरीके की प्रेडिक्टेबिलिटी हो, जब इंश्योरेंस जो पॉलिसी है वो जहाज़ों को इंश्योरेंस सस्ती हो, और फ्रेट चार्जेस जो है वो तभी कम होगा। जस्ट मैं नाज़रीन के लिए कंपैरिजन देता जाऊँ कि पिछले दिनों में 400% तक इजाफा हुआ इंश्योरेंस कास्ट में। तो जो वेसल था $1 में इंश्योर हो रहा था, वो $400 में इंश्योर हो रहा था, क्योंकि जंग के वजह से इतना ज़्यादा चांसेस थे उनके लॉसेस के। तो लेकिन आपके मुताबिक 2 माह तक आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बिल्कुल, जब तक ये अनसर्टेनिटी है, जब तक ये नहीं कहा जा सकता कि चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी या नहीं होंगी। हमारे साथ रहिए डॉक्टर बशार साहब। एनर्जी सप्लाई, हम ये तो देख रहे हैं कि बहाल होने के बाद जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं उसमें मुसलसल कमी देखी जा रही है। हुकूमत ने भी पेट्रोल में 74 रुपये फी लीटर कमी कर दी है पाकिस्तान में, लेकिन क्या ये तवक्को से ज़्यादा कमी थी या फिर हुकूमत मज़ीद कम कर सकती है? उनके पास ऐसी गुंजाइश मौजूद है? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, हुकूमत बिल्कुल और कम कर सकती है। आपने देखना ये है कि आपके अवाम जो हैं वो किस तरीके से इस वक्त जो है वो ज़िंदा है। हर चीज़ की कीमत जो है बढ़ चुकी है। इस बजट में भी मुख्तलिफ टैक्सेस लगाए गए हैं, वो जो कि रिलीफ दिया गया है वो सिर्फ बड़े बिजनेसेस को, कारखानेदारों को, ज़िम्मेदारों को, उनको ज़्यादा रिलीफ दिया गया है। अवाम के लिए कोई ख़ास रिलीफ नहीं है, टैक्सेस ही लगाए गए हैं, तो उनको रिलीफ देना ज़रूरी है। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ कि पेट्रोलियम लेवी जो है इस वक्त कम करने के बाद भी वो 66 रुपये 25 पैसे है। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी एंड क्लाइमेट सपोर्ट लेवी जो है वो 58 रुपये और 75 पैसे है। ये तकरीबन 125 रुपये तो ये बन जाता है, जो 300 रुपये करीब 299 का आपका पेट्रोल है। अब देखिए, ये जो 125 रुपये है, ये 125 रुपये अगर कोई जो मोटर बाइक चलाता है, गरीब तरीन आदमी है, वो 2 लीटर पेट्रोल डालता है तो उसको 250 रुपये 250 रुपीज़ ये देना पड़ता है टैक्स और लेवी। और अगर इसको आप एक महीने पे कैलकुलेट करें तो 7,500 रुपया जो है वो गरीब तरीन आदमी जो है, जिसकी दिहाड़ी जो है वो मुश्किल से 1000 रुपये बनती है, वो महीने का 7,500 रुपये टैक्स देता है सिर्फ लेवी और टैक्सेस के मद में पेट्रोलियम पर, और बाकी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो इसके अलावा हैं। उसके मुकाबले में जो आपके रिटेलर्स हैं उनसे आप क्या टैक्स लेते हैं? देखिए, एक तरफ आप कहते हैं कि IMF ने हमें कहा है कि लेवी लगाओ, IMF ने हमें कहा है कि ये टैक्सेस लगाओ, इसकी वजह से हम टैक्सेस लगा रहे हैं। लेकिन IMF जब कहता है कि एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाओ,
ठीक है ना। बड़े बड़े जमींदारों के ऊपर टैक्स लगाओ, 12 एकड़ तक को छोड़ दें, उससे ऊपर के जमींदारों के ऊपर टैक्स लगाओ, उनकी जिनकी अरबों रुपए की इनकम है साल की। वो कहते हैं कि रियल एस्टेट पर टैक्स लगाओ, वो कहते हैं कि रिटेलर्स पर टैक्स लगाओ। तो आप IMF की ये बात तो मानते नहीं है, और आप गरीब तरीन आदमी पे टैक्सेस और लेवीज इसमें उसको धंसाते अच्छा, जाते हैं। और डॉक्टर जहाँ बशार तक साहब, ये बात है कि अगर हम ये ये इंटरनेशनल मार्केट के रेट को देखें जो $114 फी बैरल पर चली गई थी और अब वापस 75 से हम देख रहे हैं कि $78 फी बैरल पर आ चुकी है, तो तकरीबन 30 से 32% कमी बनती है अगर हम सिर्फ इस जंग के दौरान ही देखें अब तक के जो मामलात हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया गया है वो तकरीबन 20 से 22% के अराउंड है, तो हुकूमत ये पास ऑन क्यों नहीं कर पा रही है? आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। देखिए, जिस दिन ये जंग शुरू हुई थी फरवरी में, उस वक्त $74 था ये बैरल क्रूड का, और अब तकरीबन उसके बराबर ही आ चुका है, आ जाएगा 1-2 दिन के अंदर। तो आपको जो कीमत फरवरी में थी फौरी तौर पे वो लानी चाहिए पाकिस्तान में, और फिर सिर्फ ऐलान नहीं करना चाहिए। अब जो कीमतें बढ़ गई हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स ने कीमतें बढ़ा दी हैं, जो आपका सामान आता है कराची से सारे मुल्क को सप्लाई होता है, डीजल ट्रक्स पे सप्लाई होता है, उन सब ने अपनी कीमतें बढ़ा दी हैं। आपने उनको भी नीचे लाना है, उसके लिए आपकी इंतजामिया को बहुत फाल होना पड़ेगा और सख्ती के साथ इसको इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। उसके अलावा आप ये देखिए कि ये कीमतें और नीचे आएंगी। मैं क्यों ये कह रहा हूँ? क्योंकि तकरीबन तमाम जो है अरब ममालिक का नुकसान हुआ है। ईरान ने जहाँ जहाँ बेसिस थी अमेरिका की, उनके ऊपर हमले किए हैं, उनका बहुत नुकसान हुआ है। इस अरसे में उनका तेल भी नहीं बिका। जैसे कतर है, उसने LNG की बिल्कुल सप्लाई बंद कर दी थी, पाकिस्तान को भी बंद कर दी थी। तो बहुत ज़्यादा इनका नुकसान हुआ। इस नुकसान को पूरा करने के लिए ये अपनी पैदावार बढ़ाएंगे, उससे कीमतें और नीचे आएंगी। फिर जैसे UAE है, UAE OPEC से भी निकल गया, OPEC प्लस से भी निकल गया। क्यों निकला है? कि ये चाहता है, अब इसका तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, कि ये चाहता है कि अपनी पैदावार को बढ़ाए, और OPEC जो उसके ऊपर पाबंदियां लगाएगा या लगाता है अपने मेंबर्स पे, वो इस पर ना लगें और ये अपनी पैदावार बढ़ाए और सस्ता जो है बेचकर और अपने जो नुकसान है उनको पूरा करे। इस तरीके से ईरान का तेल भी आएगा मार्केट में, तो कीमतें और नीचे पहलू पर जाएंगी। मैं आपसे और बात करना चाहता हूं डॉक्टर बशार साहब, फिर मैं आबिद साहब की तरफ जाऊंगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हम ये देखें कि जो बड़ी कमी पर ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल है उसने भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। वज़ीर पेट्रोलियम को ख़त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया उन्होंने, लिख कर के जो कीमतों के तयन के फॉर्मूले हैं उसमें तब्दीली से जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको तकरीबन 104 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। क्या उनकी ये शिकायत जायज़ है? क्योंकि हमने ये भी देखा कि जंग के दौरान अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफे हो रहे थे तो उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा भी हुआ था, और 3 माह के दौरान कीमतों में जो तब्दीली के फॉर्मूले हैं उसमें कितनी बार तब्दीली की गई है, इस पर वो एतराज़ उठा रहे हैं। तो ये एतराज़ात आपको लगता है कि उनके जायज़ हैं और इससे वाकई असर पड़ता है जो हमारे मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उस पर? डॉक्टर बशारत साहब। जी बिल्कुल, जो है मैं समझता हूँ कि ये गलत बात है। उसकी वजह यह है कि जब ये जंग शुरू हुई है और हुकूमत ने एकदम बहुत ज़्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी थी, तो उस वक्त जो है इनके पास कम से कम 29 दिन की सप्लाई मौजूद थी। इनकी सप्लाईज मौजूद थी, इनके पास स्टोरेज थी। तो वो जो तेल है वो तो पुरानी कीमतों पे खरीदा गया था, तो वो उसका फायदा इन्हीं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दिया गया था। अरबों रुपए का इन्होंने फायदा उठाया था। अब ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं और किसी तरीके से भी ये अवाम के मफाद में नहीं है। बात ये है कि जो ये बैठे हुए हैं, ओगरा बैठा हुआ है, और उसके अलावा आपकी जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के लोग हैं, इनको चाहिए कि एनालाइज करें और प्रॉपरली जो है ये ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने लाएं अवाम के कि उस वक्त क्या कीमतें थी, उस वक्त जो है इनको कितना फायदा पहुंचाया गया, और अब ये जो शोर मचा रहे हैं इसमें कितनी हकीकत है। बात यह है कि हमारा जो बिजनेसमैन है वो किसी तरीके से भी अवाम को रिलीफ देना नहीं चाहता, और हुकूमत भी जो है वो भी नहीं देखती, वो भी अपनी टेक्निकल कमेटीज को इस्तेमाल नहीं करती, वो भी ओगरा जैसे रेगुलेटर्स को इस्तेमाल नहीं करती कि वो देखे कि ये लोग सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, अवाम को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। आबिद साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगा यही पॉइंट लेकर डॉक्टर बशारत साहब का कि ये बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए, हुकूमत को सामने रखना चाहिए, अवाम को ये जानना चाहिए कि कितना फायदा उस वक्त हुआ जब जंग चल रही थी और कीमतें मुसलसल ऊपर जा रही थी, उस वक्त कितना फायदा उठाया गया, और उसके बाद जब कीमतें कम की जा रही हैं तो उस लेवल पर नहीं की जा रही जिस पर होनी चाहिए। मेरा ख्याल है टू बी फेयर विद गवर्नमेंट, एक चीज़ जो हमें जहन में रखनी है वो ये है कि जब हम क्रूड की बात करते हैं, क्रूड प्राइस की, तो उसको डायरेक्टली आप पेट्रोल पंप पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक तो पाकिस्तान में तकरीबन 45% के करीब जो इंपोर्ट है वो क्रूड नहीं, वो रिफाइंड फ्यूल है। दूसरा जो क्रूड की प्राइस है उसमें कॉस्ट ऑफ फ्रेट शामिल कर लें, जहाज़ का जो किराया है उसमें इंश्योरेंस कॉस्ट
शामिल कर लें, उसमें करेंसी कन्वर्शन शामिल कर लें और उसमें फिर वो तमाम लेवीज़ और जो बाकी टैक्सेस हैं जिनकी तरफ जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं वो इशारा कर रहे हैं, वो सारी शामिल कर लें तो फिर आपका पर लीटर जो है वो कॉस्ट निकलती है। जब फ्यूल की कीमतें बढ़ती हैं, हम देखते हैं कि हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन जब वो कम होती हैं तो फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि फिर वो उन कीमतों को नीचे लेके आए। जाहिर है कि वो फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। वो सब्ज़ी, प्याज, टमाटर जो कि इस वजह से महंगे हुए थे कि फ्रेट चार्जेस बढ़ गए थे, या आपके किराए, या आपके बाकी जो तमाम रिपल इफेक्ट होते हैं। ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आबिद साहब जो आपने जिक्र किया लेवी का, वो इंश्योरेंस की और फ्रेट चार्जेस, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि वो भी फैक्टर्स हैं इस वजह से कीमतें बढ़ती हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ लेवी की बात भी करें, जो पेट्रोल पर लेवी को अगरचा कम करके 66 रुपये फी लीटर कर दिया गया है, लेकिन अगले माली साल के लिए 1676 अरब रुपए के हदफ को भी अगर देखा जाए तो ये शरह फिर हमें बढ़ती ही नजर आ रही है, क्योंकि अब तक जो हुकूमत ने रवा माली साल का पेट्रोलियम लेवी का हदफ है वो पूरा कर लिया था, जिसकी वजह से हमने देखा कि कुछ हमने कीमतें कम होती भी देखी। हमें थोड़ा सा लेवी के बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, जो कि PMLN का जो छठा बजट था, मिफ्ता इस्माइल साहब और शाहिद खान अब्बासी साहब की गवर्नमेंट वाला, उसमें बुनियादी तौर पे ये लेवी की कैप जो है इसको बढ़ाया गया था और पेट्रोल से, फ्यूल से GST जो है उसको कम किया गया था। और उसकी एक बुनियादी वजह जो थी वो यही है कि वफाक को अपना खसारा पूरा करने के लिए फेडरल डिविजिबल पूल से जो भी उसकी आमदनी अलहदा हो सके वो उस पर जाने की कोशिश करेगा। और ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है। हमारे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो है उसको प्लेटफॉर्म को यूज़ करना, वहाँ पे मीटिंग्स में ये जो NFC पे सारी डिस्कशन है और ये जो इस तरह के मामलात है उसमें वफाक और सूबों में कंसेंसस लेके आना, जब तक ये नहीं आएगा, जाहिर है कि जो एक कैश स्ट्रैप्ड फेडरल गवर्नमेंट है वो हर तरीका इस्तेमाल करेगी। मैं हरबे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं तरीका कह रहा हूँ कि वो हर तरीका इस्तेमाल करेगी कि उसकी आमदनी जो है उसमें इजाफा हो और उसको जो ये टैक्सेस और बाकी चीज़ें हैं वो फेडरल डिविजिबल पूल में ना डालना पड़े। तो जब तक ये मसला हल नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि फेडरल पेट्रोलियम लेवी है वो इसी तरीके से चल रही होगी, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के पास उसके अलावा अपने डेफिसिट पूरे करने का कोई और आसान रास्ता नहीं है। आसान रास्ता नहीं। हमारे साथ ही मौजूद रहे हैं, हमें एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर आफिया मलिक साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। डॉक्टर आफिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। आफिया साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आफिया साहब, जैसे कि अभी बात हो रही है कि हम देख रहे हैं कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो तो बहाल हो गई है, लेकिन जैसे कि आबिद कयूम सुलैरी साहब ने भी जिक्र किया कि ये 2 माह का वक्त है जिसमें अनसर्टनिटी हम देखेंगे, तो हम ये नहीं कहा जा सकता कि जो कीमतें हैं वो अभी हम देख रहे होंगे कि मुसलसल कम होती जाएंगी या स्टेबल हो जाएंगी, नॉर्मलाइज हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनली प्राइसेस कम हुई हैं, उस तरह से पाकिस्तान में वो पास ऑन नहीं किया गया। आपको लगता है कि अभी गुंजाइश थी हमारी हुकूमत के पास, वो इसको पास ऑन कर सकती थी, मजीद रिलीफ दे सकती थी हमारी आवाम को? बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पूरी तरह से पास ऑन नहीं किया गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें ये भी देखने की जरूरत है कि इस वक्त एक सेक्टर अभी बहुत ज्यादा वो इस जो कम हुआ है उससे खुश भी नहीं है, और उसमें किसी हद तक उसकी थोड़ी सी जायज वजूहात भी है, क्योंकि जो हमारे ऑयल पेट्रोलियम सेक्टर है वो उन्होंने अपनी इन्वेंट्रीज पहले से जो है ना वो हायर प्राइसेस पे वो रखी हुई थी। तो वो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इसको एक बैलेंस रखने की कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा उनका नुकसान भी ना हो और रिलीफ भी मैक्सिमम जितना जो है वो आवाम तक पहुंचाया जा सकता है उसको पहुंचाए। तो बेशक गुंजाइश थी, लेकिन शायद गवर्नमेंट ने उसको एक बैलेंस रखना था, इस वजह से उन्होंने उस पे लाए। और जहां तक बात है, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ कि अभी अगले 2 से 3 महीने जो है ना वो अनसर्टेनिटी रहेगी, जब तक सारी चीजें जो है वो क्लियर नहीं हो जाती हैं। अच्छा, एक तो वजह ये कि अनसर्टेनिटी। सॉरी लेकिन एक बात अगर हम क्लियर कर लें, आप इशारा कर रही हैं जो ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल है उन्होंने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, ये उसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं? बिल्कुल बिल्कुल किसी हद तक जायज़ है कि जो इन्वेंट्री ज़ाहिर है उन्होंने अगर हाई कॉस्ट पे वो रखी हुई थी तो उनका वो लॉस है कि अगर वो एकदम से बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट उसको कम कर देती।
तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो है वो फिर एक बैलेंस रखने की कोशिश की कि बहुत ज़्यादा उसको कम भी नहीं किया, लेकिन जो है वो रिलीफ भी प्रोवाइड किया। तो मैं उसी तरफ इशारा कर रही थी। ठीक है, और दूसरी बात जो उनकी जानिब से ये की जा रही है कि जो फार्मूले में बार बार तब्दीली की जाती है वो ना किया जाए। ज़रा कभी एक हफ्ते बाद फार्मूला तब्दील कर दिया जाता है कीमतों के तयन का, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देखें इससे इन्वेस्टर का जो है ना वो उसको सर्टेनिटी चाहिए होती है। तो और इस वक्त आपको ये भी पता होगा कि रिफाइनरीज की अगर हम खास तौर पे बात करें तो वो अपग्रेडेशन की तरफ जो है ना उनकी वो प्लानिंग चल रही है कि वो अपग्रेडेशन की तरफ जाएं। तो अगर इसी तरह से प्राइसेस में जो है वो एक फार्मूला जो है वो उसमें सर्टेनिटी नहीं रहेगी, कभी कोई फार्मूला अप्लाई होगा, कभी कोई फार्मूला अप्लाई होगा। तो बेहतर यही है कि एक ही दफ़ा जो है ना हम अपने वो उसका पूरा जो है एक कंसिस्टेंट पॉलिसी अनाउंस कर दें, या हम अपना फार्मूला जो है वो कुछ अरसे के लिए एक फिक्स कर दें, ताकि उनके लिए भी, इन्वेस्टर के लिए भी, जो पेट्रोलियम साइड के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी सर्टेनिटी हो और उनका भी नुकसान ना हो और चीज़ें जो है वो स्मूथ चलती रहें। तो सर्टेनिटी जो है ना वो ज़रूरी है उनके लिए। ठीक है, हुकूमत की तरफ से सर्टेनिटी होनी चाहिए इन पॉलिसीज़ के अंदर। अवध कयूम सुलैर साहब, ईरान अमेरिका जंग के दौरान हमने ये भी देखा कि एनर्जी प्राइसेस बढ़ने से जो इंपोर्ट बिल है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये भी कह चुके हैं कि हफ्तावार जो ऑयल इंपोर्ट बिल है वो 30 करोड़ डॉलर से बढ़कर तकरीबन 80 करोड़ डॉलर पर पहुंच चुका है। अब जब जंग खत्म हो चुकी है, या कहा जा सकता है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बहाल हो गई है, तो ये जो हमारा इंपोर्ट बिल है इसमें कोई हम कमी देखेंगे, और ज़ाहिर है फिर उसके जो असरात हैं वो हमारी मईशत पर भी आएंगे। देखिए जी, अगले 3 हफ्ते तक तो जो आपके पास ऑयल और गैस है वो है जिसके ऑर्डर्स पहले से प्लेस किए जा चुके हैं, और अगर उस वक्त ऑयल और गैस महंगा था तो जाहिर है कि वो महंगे होंगे। अब जो अगले फ्यूचर के सौदे हमें करना होंगे उस पर प्राइस लॉक की जा रही है। अभी भी जो गवर्नमेंट ने जो रिलीफ पास ऑन किया है इन एंटिसिपेशन ऑफ जो उनकी जुलाई की सप्लाईज हैं, जो भी उनकी डील लॉक हुई होगी उससे जो सेविंग है उस पर उन्होंने किया होगा। अब हमें इंपोर्ट बिल को जहाँ तक बात है तो अगेन जब तक वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की अनसर्टेनिटी जो है वो ख़त्म नहीं होती तब तक क्लैरिटी के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता कि अगस्त के जो प्राइसेस हैं या सितंबर की प्राइसेस हैं वो किस रेट पर लॉक हो रही होंगी। बिल्कुल सही। डॉक्टर बशार साहब, जिस तरीके से अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि बात बार बार ये की जाती है कि आवाम को किस तरीके से रिलीफ दिया जा सकता है, हाई ऑक्टेन की प्राइसेस में हमने ये देखा कि बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है जब कीमतें कम हुई हैं। तो आपको लगता है कि उसको कुछ बैलेंस किया जा सकता था, बजाय से कि अमीर तबके को इतना रिलीफ दिया जाता, वो रिलीफ भी कुछ हमारे जो आम आवाम है उनको दे दिया जाता? जी, ये बजट जो है वो अमीर जो तबका है उसके लिए ही आया है और उसी को रिलीफ दिया गया है, और बिजनेसमैन इस पर बहुत खुश हैं, लेकिन अवाम जो है वो उनकी चीखें निकल रही हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि रिलीफ अवाम को ज़्यादा दिया जाना चाहिए था, और अगर चलो नहीं दिया गया अब तक तो अगले अब हफ्ता जो आएगा जब रिवाइज करेंगे तो फिर उनको और रिलीफ देना चाहिए। ये प्राइसेस गिरेंगी, मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना नुकसान पूरा करना है। जो अरब ममालिक हैं जिनका बुरी तरह नुकसान हुआ है इस जंग की वजह से, वो सप्लाई बढ़ाएंगे और कीमतें गिरेंगी, और जो है हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे, ये लेवीज ख़त्म करे। आवाम पहले ही बहुत परेशान है। उसके अलावा ईवीज़ को यहाँ पर सस्ता किया जाए, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर ईवी जो है, अब ईवी पाकिस्तान में लेकर आए हैं तो वो 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी जो है वो चाइनीज़ आती हैं, एक ही शक्ल की गाड़ियाँ आ रही हैं, एक ही जगह बन रही हैं, डिफरेंट स्टिकर लगा के, जैसे पहले चाइनीज़ दूसरे प्रोडक्ट्स आते रहे, अब ये गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन ये भी करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए। भाई तुम आवाम के लिए 5-10 लाख रुपए की, वहाँ पे 15 लाख रुपए की गाड़ी लाओ, ईवी लाओ, 2 व्हीलर्स लाओ, 3 व्हीलर्स लाओ, यहाँ पर पॉलिसीज उनको ऐसी बनाओ। सीपैक के साथ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है 9, उसमें आप चाइना से, सिंकियांग से आपकी इंडस्ट्री ट्रांसफर होनी थी चाइना से, आपने उनको ना सस्ती बिजली अभी तक दी है, ना सस्ती गैस दी है, ना दूसरी यूटिलिटीज जो उनको चाहिए, जो उनको वहाँ पर सर्विसेज चाहिए वो आप प्रोवाइड करें, वो यहाँ पर ट्रांसफर करें अपनी इंडस्ट्री, सस्ती गाड़ियाँ आपको दें। गाड़ी जरूरी नहीं है कि आपके पास SUVs ही हैं कि हर एक ने जो है प्रोटोटाइप गाड़ी में बैठकर फिरना है। ईवी में चाइनीज छोटी गाड़ियाँ भी होती, सस्ती गाड़ियाँ भी होती हैं, वो क्यों नहीं पाकिस्तान में आती? क्यों नहीं ऐसी पॉलिसीज जो है इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड लेकर आता कि यहाँ पर छोटी गाड़ियाँ भी बने और उनके लिए बैटरीज भी यहाँ पर अवेलेबल हों, 2 व्हीलर्स के, 3 व्हीलर्स के, 4 व्हीलर्स के लिए पॉलिसी बनाई जाए कि इनकी आफ्टर सेल सर्विस, स्पेयर पार्ट्स वगैरह सब अवेलेबल हों, कंपनीज को बुलाया जाए और उनको यहाँ पर जो है कहा जाए कि आप सस्ती गाड़ियाँ भी लाएं जो कि सारी दुनिया में होती हैं।
बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, उससे आवाम को ही फायदा होगा। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। डॉक्टर आफिया साहब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जब हम बात कर रहे हैं, जहाज़ों की जो आमद-ओ-रफ्त है उसमें 6 माह के बाद टोल टैक्स लगाने का कुछ इम्कान है, ऐसे इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। जो ईरानी हुकाम है उनकी जानिब से भी ऐसे दावे सामने आए। फिर अमरीकी सदर ट्रंप ने भी ये बात की, एक बयान में कहा कि 6 माह बाद जो 6 माह तक जो है वो टोल फ्री आमद-ओ-रफ्त रहेगी, उसके बाद टोल लगाया जा सकता है। जो मुस्तकबिल में हम देख रहे हैं कि ऐसे इशारे सामने आ रहे हैं। इन 6 माह के दौरान IMF प्रोग्राम में होते हुए आपको क्या लगता है कि हुकूमत कोई हिकमत अमली ऐसी तैयार कर सकेगी, हमको करनी चाहिए ताकि आवाम को इस किस्म का रिलीफ दिया जा सके? बिल्कुल, क्योंकि अगर 6 महीने बाद अगर वो लग जाता है तो इसका मतलब है कि वो प्राइसेस जो हैं वो उसमें वो ऐड होंगी, वो जो टोल जो भी लगेगा उसमें ऐड हो जाएगा। तो गवर्नमेंट के पास इस वक्त 6 महीने का मार्जिन है कि उसमें वो ऐसी पॉलिसीज लेकर आए कि जो ठीक है, हम IMF के प्रोग्राम में हैं, बिल्कुल आई एग्री कि उसके रहते हुए हमारी फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ जाना है, हमने स्टेबलाइजेशन, लेकिन हमें अब थोड़ा सा ग्रोथ की तरफ जो है ना, गवर्नमेंट को बहुत सारे उन्होंने जो है इस बजट में ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि वो ग्रोथ यानी इंडस्ट्रीज को वो इंसेंटिव प्रोवाइड किए कि इंडस्ट्री की ग्रो, लेकिन थोड़ा बहुत और भी जो है वो हमें ग्रोथ ओरिएंटेड जो है वो इंसेंटिव्स या वो एक फ्रेमवर्क लेकर गवर्नमेंट को आना पड़ेगा, ताकि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला जो है ना वो इन्फ्लेशन की होती है कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट यानी जो आम लोगों की इस वक्त क्या ज़रूरत है कि उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, उनकी इनकम के सोर्सेज जो है ना वो इंक्रीज होने की ज़रूरत है। तो सिर्फ ये 6 मंथ्स में एक स्पेस मिल सकती है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट एटलीस्ट अपना फ्रेमवर्क तो बनाए और उसके बाद उसको जो है वो फर्दर वो फिर आगे लेकर चले, ताकि लेकिन एटलीस्ट एक डायरेक्शन तो अपनी सेट कर लें। ठीक है, एक डायरेक्शन सेट करने की जरूरत है। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं। फिर जिस तरह भी हो रही है US सैंक्शंस लिफ्ट होने की, उस पर आबिद करीम सुलैरी साहब से कमेंट लेंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। आबिद सुलैरी साहब, अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं US सैंक्शंस लिफ्ट होने की, क्या इसके बाद बहुत जल्द हम ईरान पाकिस्तान जो गैस पाइपलाइन है उस पर काम शुरू होता हुआ देखेंगे? आइडियली यस, लेकिन आपको ये स्टेटमेंट भी अमेरिकन साइड की जहन में रखनी चाहिए, जिसमें उन्होंने कोटन कोट कहा है कि अगर ईरान बिहेव करता रहा तो ये जो रिलीफ और सैंक्शन है ये ग्रेजुअली मिलती रहेंगी, विच मीन्स कि यहाँ पे भी अभी अनसर्टेनिटी जो है वो छाई हुई है। दूसरी तरफ अगर हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स देखें तो उनका ये हाल था कि जब ईरान का मुहासरा कर रखा था US ने, तो उस वक्त पाकिस्तान ने अपने पोर्ट से ईरान को थर्ड कंट्री को इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी थी, और जाहिर है कि ये अमेरिका की जो है विलिंगनेस, उसके बगैर पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता था। यानी एक तरफ तो अमेरिका ने ईरान का पूरी तरह से वो बहरी मुहासरा कर रखा था कि आपने हुर्मुज़ से कोई चीज़ बाहर नहीं जा सकती उसके पोर्ट से, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी पोर्ट्स के लिए इजाज़त थी कि वहाँ से ईरान जो है वो तिजारत कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि बैकग्राउंड में काफ़ी डिस्कशन हो रही है इस वक्त, जो ट्रंप के लिए मेजर चैलेंज है, और आपको उसके लिए कल का जो एक पोल रन किया अमेरिका के एक मोकर अखबार ने, उसको फॉलो करना होगा कि जो इजरायली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी 65% अमेरिकन ने उनको नापसंदीदगी का इजहार किया, लेकिन 35% अमेरिकन अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने कि उसकी फेवर की। तो अब नवंबर मिड टर्म के लिए ट्रंप को वो जो 35% है उनकी नाराज़गी भी मोल नहीं लेनी, उसको बाकी 65% को भी खुश रखना है। तो ऐसी बड़ी अनाउंसमेंट वो फौरी तौर पे मैं होती हुई देख नहीं रहा हूँ जिस पे कि हमें फ़ौरन फ़ायदा पहुँच रहा हो, लेकिन कितनी पोटेंशियल है इसमें। ठीक है डॉक्टर बशार साहब, मैं आपसे लास्टली कमेंट चाहता हूँ, जब हम ज़रा इस पे बात कर लें, जो फ्यूल कंजर्वेशन पॉलिसी है इसको ख़त्म कर दिया गया, लेकिन अगर देखा जाए जो एनर्जी बचाने के नाम पर मार्केटों के जो औकातकार हैं उसमें कमी को बरकरार रखा है, लेकिन क्या ये दुरुस्त पॉलिसी है? ऐसी सूरत में जब सोलराइजेशन की और कैपेसिटी पेमेंट्स का मामला हम देख रहे हैं कि शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, तो इससे तो हमें फ़ायदा पहुँचता अगर मार्केट देर तक खुलती हैं, या आपको लगता है कि ऐसा नहीं है? देखिए, मार्केट्स देर तक नहीं खुलनी चाहिए। अगर आप देखें यूरोपियन कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, वहाँ पर 5 बजे बंद हो जाती हैं। हमारे मुल्क में जो है ये सुबह को 11, साढ़े 11, 12 बजे खोलते हैं, उसके बाद रात को 12 बजे तक इनकी दुकानें खुली रहती हैं। बिल्कुल गलत पॉलिसी, एनर्जी बहुत ज़ाया होती है इससे, जो है ना आपका पेट्रोल बहुत ज़ाया होता है, बिजली वैसे ही आपको सूरत हाल पता है। मार्केट्स तो बंद हो जानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे।
जिसने करनी है शॉपिंग करे, और फिर संडे को या एक कोई आप दिन दे दें, वहां पर आप शॉपिंग किया बिल्कुल करें। ठीक है। मैं शॉर्टली इस पर कमेंट आफिया साहिबा से भी ले लूँ। आफिया साहिबा, हुकूमत के जो अखराजात हैं, जब उसमें कमी की और किफ़ायतशारी की बात होती है या जब मार्केटों की बात होती है, इस पर आप क्या राय रखती हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, कंजर्वेशन की तरफ तो हमें जाना है, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है, क्योंकि ये टेम्परेरी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। ये एक परमानेंटली हमें जो है ना एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ जाना है। उसमें मार्केट का यानी एक हमें अपनी रूटीन बनानी है ना। अभी जैसे डॉक्टर बिशारत भी कह रहे थे, ठीक है कि वो आपने आपकी बात भी सही है कि कैपेसिटी पेमेंट का इशू है, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए और हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं कि हम और अपनी रास्ते एनर्जी को प्रोडक्टिव जो है ना उसके यूजेस में और तरह से लेके जाएं। लेकिन हम अपनी एक एनर्जी कंजर्वेशन की जो पॉलिसी है ना उसको एक परमानेंट फीचर बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन पॉलिसी पर हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर बशारत बशीर साहब, हमारे साथ डॉक्टर अरैर साहब मौजूद थे, एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर आफिया मलिक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुकी थी। आप सबका बेहद शुक्रिया। शो का वक्त खत्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।